Hello students, welcome to KP classes. This is me Samridhi Nolakha and welcome to our crash course in which we are going to revise entire syllabus of geography from the perspectives of boards and CUET. और हम 25 दिनों में ये पूरा syllabus रिवाइज करने वाले हैं. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, check out the description box. उसमें आपको हमारी videos के link मिल जाएंगे. साथ ही साथ informative videos, daily quizzes and latest updates of our channel. बोर्ड्स और सीयूटी के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो इन सभी लेक्चर्स जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उनके पीडीएफ्स, उनके स्टडी नोट्स दे आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम से मिलेगा. क्या करना है, आपको लॉग इन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स, फ्री मटेरियल पे जाएंगे, इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन you will be getting all the study notes and PDFs of all these lectures. So day 1, day 2 हमने सब कंप्लीट कर लिया है. लास्ट क्लास में we did primary activities. आज day 5 है, lecture 5 है. हम secondary activities डिस्कस करने वाले हैं. आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छे से ब्रश अप कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं. कैसे? हमारे साथ जुड़कर हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनके, जहां पे हम सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे ही डोमेन्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे, एक एक एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को भी स्टडी करने वाले हैं. सारे स्ट्रीम्स में ये अवेलेबल है, आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करें. इन दिस 4999 यू विल बी कंप्लीटिंग योर एंटायर सीयूटी प्रिपरेशन, सारे ही डोमेन्स अलोंग विद जीटी एंड लैंग्वेज. साथ ही साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए हमारा सारथी बैच भी है, जिसमें आप ये दोनों कवर कर सकते हैं in just 2999. And these are the books that you will be getting from our side, and these books contains more than 1200 MCQs. So एग्जाम देने से पहले आप 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे. हम एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. So देर किस बात की, अभी के अभी हमारे साथ जुड़िए, अपनी सीयूटी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए. सो बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज की. प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है जब हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज जब हम उसी रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करते हैं, उसमें वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इट मींस एडिंग वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग द रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसका मतलब होता है टू मेक बाय हैंड. इट्स अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी. कॉटन एक रॉ मटेरियल है, उसको हम प्रोसेस करके कॉटन टी शर्ट, कॉटन साड़ीज जब हम बनाते हैं उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी. रॉ कॉटन लेने जाओगे तो आपको 1000-2000 रुपए थोड़ी ना देने पड़ेंगे, लेकिन वेयर एज यू बाय कॉटन टी शर्ट फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांड और फ्रॉम द लोकल मार्केट, तो उसके प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा होते ही होते हैं. ठीक है, अब बात करेंगे इसके फीचर्स क्या हैं. फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. सबसे पहले क्या चाहिए आपको, स्पेशलाइजेशन चाहिए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना है तो हाथ से तो करोगे नहीं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल, कॉटन को रॉ मटेरियल से ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना होता है. ओके, देन कम मैकेनाइजेशन व्हिच मींस गैजेट्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे ह्यूमन थिंकिंग का यूज इतना ज्यादा नहीं हो रहा. ठीक है. थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू R&D इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्यों? क्वालिटी चेक करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए और पोल्यूशन को भी कम करने के लिए. देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे कॉम्प्लेक्स मशीन टेक होना चाहिए, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन इन द डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, कैपिटल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और एक ब्यूरोक्रेसी, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है. Lastly, uneven geographic distribution. Modern manufacturing centers cover less than of the world's land. So these nations are the centers of economic and political power. So these are the features of the modern large-scale industry. Straight away 5-marker question. Again, कुछ factors. इंडस्ट्री जहां पे लोकेट होगी, क्योंकि ये सारा काम कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, तो उन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को डिफाइन करते हैं. कुछ तो होगा कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में यही इंडस्ट्री क्यों सेटअप हुई. आइए देखें.
सो इंडस्ट्रीज का काम क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट द प्लेसेस विद जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। अब कुछ फैक्टर्स देखिए स्ट्रेट अवे, योर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला, मार्केट एक्सेस, मतलब ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज को सेट करो जहां पे यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो। विलेजेस एंड टाउन्स ऑफर अ स्मॉल मार्केट एंड डेवलप्ड कंट्रीज जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे हाई परचेसिंग पावर है, तो वहां पे आप लोगों को सेटअप करना बहुत जरूरी होता है कि उस इंडस्ट्री से मार्केट का रास्ता कम हो और इजीली एक्सेसिबल हो टू द वाइड पीपल। दूसरा, रॉ मटेरियल के पास भी तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा काम ही मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स। सो इंडस्ट्रीज को वहां सेटअप करो जहां पे रॉ मटेरियल से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन कम्स एक्सेस टू पावर सप्लाई। पहला क्या था? कोल को हम एनर्जी और पावर सप्लाई का सोर्स मानते थे, लेकिन अब क्या है? पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हो गया। तो यहाँ पे लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो 24/7। देन लेबर सप्लाई, इंडस्ट्रीज को वहां पे सेटअप करो जहां पे इजीली आपको लेबर मिल सके और वो बहुत चीप लेबर भी हो। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको वही चीज मार्केट प्लेस तक तो लेके जानी ही जानी है, तो ऐसी जगह पे सेटअप करो जहां पे आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो और मैक्सिमम आप अपना ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक सेल कर पा रहे हो। Then government policies, government adopt regional policies to promote balanced economic development, और इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करे हैं? बैकवर्ड रीजन, ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और उन एरियाज जो वो बैकवर्ड हैं वो इंप्रूव हो सके। Lastly, access to agglomeration economies link between industries. So these benefits terms as an agglomeration economy, जहाँ पे savings are derived from the linkages which exist with the different industry. Agglomeration industry जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करके बनता है। अब बात करेंगे फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है। They can be located in the wide variety of places. They produce small quantity and employ small labor force. These are the footloose industries. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ उनका क्लासिफाई करा है। लेट्स सी, पहला साइज के बेसिस में बात करें। साइज के बेसिस मतलब कितना कैपिटल लगा, कितनी एम्प्लॉयज है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये इंडस्ट्रीज का साइज बताते हैं। सो इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड इनटू हाउसहोल्ड, कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें, बहुत कम इनका मैन्युफैक्चरिंग बेस होता है। ये लोकली यूज्ड रॉ मटेरियल जहां आसपास अवेलेबिलिटी हो वो यूज करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स मे बी फॉर द कंजम्पशन इन द सेम हाउसहोल्ड, या फिर वो लोकल विलेज में ही ये सेल करेंगे या फिर ये बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करेंगे। तो बहुत कम इनका स्पेस है, इतना ज्यादा स्केल नहीं होता। सिंपल टूल्स इनके यूज होंगे to produce everyday goods in their homes with the help of their family members or part-time labor. Products include foodstuffs, fabric, shoes, pottery, bricks from clays and stone. So these are the cottage industries or the household industry. फिर आ जाता है small scale manufacturing. Again, semi skilled labor होगा, मतलब उनको कुछ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत skills पता होंगे। Simple power driven machines, हल्का सा इनको machines के बारे में knowledge होगी जो दे कैन इजीली यूज, जिसमें ज्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं होता और हाई नॉलेज नहीं चाहिए। देन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट रेजेस द लोकल परचेसिंग पावर। देन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, दे हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इन इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो लो लेवल पे एक एंटरप्रेन्योरशिप मेंटेन कर सके। Then comes large scale manufacturing. नाम से पता चल रहा है एक बिजनेस होगा, लार्ज स्केल पे होगा। लार्ज मार्केट, वेरियस रॉ मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड, इनॉर्मस पावर रिसोर्सेज, स्किल लेबर, एडवांस टेक, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारे इनकी फीचर्स हैं। On the basis of system of large scale manufacturing, the world industrial regions may be grouped into two, like traditional one and the high technology large scale industry. अब बात करेंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को किस बेसिस पे डिवाइड करा है। एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। आइए देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट आर द क्रॉप्स?
जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स कि जो रॉ मटेरियल होगा वो हमने फार्म से लिया है एंड उसी को यूज करके हम फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. एग्जाम्पल चीनी, फ्रूट्स, जूसेस, स्पाइसेस, रबर, इन्हीं को ही हम, ये रॉ मटेरियल है, इन्हीं को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं. So processing includes canning, producing cream, fruit processing, confectionery. ठीक है. नेक्स्ट comes the mineral based industry. ये क्या है? use mineral as a raw material. ठीक है. ये minerals को यूज करते हैं और उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं. लाइक आयरन एंड स्टील की बात करें, कुछ फेरस मिनरल यूज करते हैं और कुछ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज की बात करें. मेनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली क्या है, जो मिनरल्स को ही यूज कर रहे हैं. देन केमिकल इंडस्ट्रीज जो केमिकल मिनरल्स को यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, ऑल्सो बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक हो गया. ठीक है. तो ये केमिकल्स हैं जिसको हम प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं. तो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड. देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक वुड हो गया, बैम्बू हो गया, ग्रासेस को लेके वुड, फर्नीचर, बैम्बूस को यूज करके स्टिक्स बना रहे हैं, एटसेट्रा. देन एनिमल इंडस्ट्रीज लाइक लेदर इंडस्ट्री हो गया, वुलन टेक्सटाइल, आइवरी. सो एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज, उनके स्किन्स, उनके हाइड्स को यूज करके वी आर ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स. अब आउटपुट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, बेसिक इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को यूज करती है, जिसका रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करेंगे. जैसे आयरन एंड स्टील सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर मशीन टूल्स एंड इंडस्ट्री. तो आयरन बनाया, फिर आयरन ने आगे भेजा उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए. देन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, they produce finished goods which are directly consumed by the customers only, consumers only, like biscuits हो गया, टीवी हो गया, garment industry. Mostly industries consumer based ही होती हैं. Then ownership के basis पे बात करें, they are divided into public sector जो government own करेगा, private sector जो private individual like Reliance, then joint sector ये joint है जिसमें कुछ private sectors भी हैं और public ownership भी है. तो these are basis on the ownership. Then comes traditional scale industry regions की बात करें, इनके फीचर्स क्या हैं? They are based on heavy industry near the coal fields, enriched in the metal smelting, engineering और textiles. They are characterized by employment ज़्यादा होगा, high density housing with the poor services, environment बहुत ज़्यादा attractive नहीं है, unemployment हो सकता है, immigration हो सकता है, and the closure of factories बंद होने के भी chances हैं. रूर कोल्ड फील्ड की केस स्टडी की बात करें, ये जर्मनी में है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है बट इसकी की डिमांड जो कोल है इसकी डिमांड कम हो रही है. सो दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पोल्यूशन. And this future prosperity of the Ruhr is based on the new industries like huge Opel car assembly, new chemical plants, out of town shopping centers have appeared जहाँ पे new Ruhr landscape की बात करी गई है. Similarly, iron and steel की बात करते हैं, उसके केस स्टडी की बात करें, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज. So large integrated steel is traditionally located to the source of raw material. Iron ore, coal, manganese, जिससे iron बनता है तो वो वहाँ पे located होती हैं और the places where it could be easily bought like ports. So many steel mills ये कम expensive होते हैं और ये बहुत अच्छे से operate किए जा सकते हैं. The industry is concentrated in the advanced countries. North America, Europe, Asia में ये concentrated है. USA की बात करें सबसे ज्यादा नॉर्थ एप्लेशियन रीजन से इनका प्रोड्यूस आता है. पिट्सबर्ग रीजन हो गया, ग्रेट लेक हो गया, शिकागो, गैरी, एरी, क्लीव, लोरेन, बफलो, दीज आर द प्लेसेस. इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज. देन अटलांटिक कोस्ट की बात करें, स्पैरोज पॉइंट एंड मॉरिसबी. यूरोप की बात करें, इन यूरोप यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स, रशिया ये क्या है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. एशिया में आ गया नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा, शंघाई रीजन, वुहान रीजन इन चाइना,
इंडिया में जमशेदपुर, दुर्गपुर, राउरकेला, बिहार, भिलाई, बोकारो, सालेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, these places contain major steel, iron and steel plants in India. कॉटन की बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की केस स्टडी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। हैंडलूम में हाथ से चलते हैं जिसमें लेबर का काफी ज्यादा रोल हो जाता है और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। पावरलूम की बात करें, पावर जो मशीन से चलेगा, यहाँ पे लेबर की जरूरत नहीं होती। एंड मिल सेक्टर अगेन ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो जाती है क्योंकि इसमें बल्क में कॉटन मैन्युफैक्चर होगा। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, they produce more than half of the world's raw cotton। तो इंडिया क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का। यूके, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जापान भी काफी ज्यादा टेक्सटाइल क्या कर रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्ट कराते हैं। अब हाईटेक इंडस्ट्रीज की बात करें, ये अभी लेटेस्टली आया है इन द जनरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। So it is best understood as the application of intensive research and development, जिसे कहते हैं R&D। तो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में हाई लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मांगी जाती है और इनको कौन लीड करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर हाईली स्किल्स। और कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, रोबोटिक्स हो गया, CAD हो गया, जिसमें कांस्टेंट रिसर्च चाहिए होती है ऑन अ लार्ज स्केल। So these are neatly spaced, they are low modern dispersed offices होते हैं and these are high tech industrial regions. So this was all about secondary activities. I hope you like this lecture. Stay tuned with the coming lectures ताकि आप और हम मिलकर पूरा ये कोर्स रिवाइज कर सके। And I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP Classes, dedicated to excellence.